अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज जो है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है जियोमेट्रिकल शेप। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी एक खास शेप होती है। मीन उनके जो क्रिस्टल्स बनते हैं उनकी एक खास शेप होगी। या क्यूबिक होगी, या हेक्सागोनल होगी, या टेट्राहेड्रल शेप होगी, या मोनोक्लिनिक होगी, या ट्राइक्लिनिक होगी बेटा। ये डिफरेंट सॉलिड पर डिपेंड करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप क्या है बेटा? ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट, ये बेटा वर्ड है डेफिनेट, डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी एक डेफिनेट होगी, एक अलग होगी, ज्योमेट्रिकल शेप होगी। किसकी वजह से? ड्यू टू डेफिनेटली एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स इन थ्री डायमेंशन स्पेस। हमने कल डिस्कस किया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? पार्टिकल की अरेंजमेंट से मिलकर बनते हैं। वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, ये खास वे में, थ्री डायमेंशन वे में अरेंज्ड होते हैं। इसी वजह से जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी एक डेफिनेट शेप बनती है। फॉर अ गिवन क्रिस्टल, अगर कोई भी आप एक क्रिस्टल ले लें किसी भी सॉलिड का, द इंटरफेशियल एंगल्स एट विच द सरफेस इंटरसेक्ट। बेटा यहां पर बात करते हैं इंटरफेशियल एंगल की। तो मकसद ये है, इंटरफेशियल एंगल क्या होता है बेटा? ये ना मेरे पास एक फेस है, ये जिसको मैं ग्रीन सर्कल कर रहा हूं ना, ये एक फेस हो गया। ये ऊपर वाला फेस हो गया, मैं इसको वन फेस कहता हूँ। बेटा मेरे पास ना एक सेकंड फेस ये हो गया, जिसको मैं रेड में सर्कल करता हूँ। ये बेटा हो गया मेरे पास सेकंड फेस। अगर मैं बात करूं तो एक क्यूब के कितने फेस होंगे बेटा? 6 फेस होंगे। तो मैंने ना दो फेसेस को सर्कल किया हुआ है, एक को रेड और एक को ग्रीन। बेटा रेड और ग्रीन फेस के दरमियान देखे ना, यहां पर ये जो एंगल बन रहा है कितना है? 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया, अगर NaCl का क्रिस्टल होगा तो NaCl के क्रिस्टल में दो फेसेस के दरमियान इंटरफेशियल, मीन इंटरफेस, दो फेसेस के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा बेटा? 90 डिग्री होगा। और इस एंगल को हम क्या कहेंगे? इंटरफेशियल एंगल कहेंगे। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें ना जो इंटरफेशियल एंगल होता है गिवन क्रिस्टल में, वो हमेशा सेम रहता है। NaCl के क्रिस्टल्स को आप अगर प्योर क्रिस्टल बने, बड़े साइज के बनेंगे, छोटे साइज के बनेंगे, या इवन आप NaCl के क्रिस्टल्स को क्रश करके फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ये जो इंटरफेशियल एंगल है ये हमेशा क्या रहेगा बेटा? 90 डिग्री ही रहेगा। इंटरफेशियल एंगल जिसमें सरफेस इंटरसेक्ट करती है बेटा, आर ऑलवेज सेम नो मैटर इन विच शेप दे आर ग्रोन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिस शेप में ग्रो करते हैं। द फेसेस एंड एंगल्स रिमेन करेक्टरिस्टिक्स इवन व्हेन द मटेरियल इज ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर। बेटा अगर आप किसी मटेरियल को फाइन, बिल्कुल बारीक छोटे पाउडर में भी कन्वर्ट कर देते हैं, उसके इंटरफेशियल एंगल वही रहते हैं। और ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसकी? किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हमने कल भी डिटेल में डिस्कस किया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। और हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को उनके डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या कर सकते हैं? कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है बेटा? फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl की बात करेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 है, कोई और क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट 801 होगा। एग्जैक्ट 801 पे जाके ये मेल्ट होगा। तो जब भी हमारे जेहन में आएगा कि एक कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 है, तो हमारे माइंड में क्या आएगा? NaCl। क्योंकि ये जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है। बेटा एक MCQs भी इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि आयनिक सॉलिड को हम किस तरह करेक्टराइज कर सकते हैं, किस तरह पहचान सकते हैं बेटा। डिफरेंट सारे ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो आयनिक सॉलिड जितने भी हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं बेटा? शार्प होते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्लीवेज प्लेन। जब भी किसी आयनिक सॉलिड को आप तोड़ेंगे तो आयनिक सॉलिड किसी बेतरतीब अंदाज से नहीं टूटेंगे, एक खास प्लेन में टूटेंगे। इस बात का क्या मतलब है बेटा? फॉर एग्जांपल आप कभी भी किसी क्रिस्टल्स को ब्रेक करेंगे ना,
तो जो क्रिस्टल्स हैं जहां से वो ब्रेक होगा उनकी दोनों साइड जो है बिल्कुल साफ होंगी। या फॉर एग्जाम्पल इसके बरक्स आप किसी प्लास्टिक को ब्रेक करते हैं, प्लास्टिक को आप ब्रेक करेंगे तो वो बिल्कुल सीधा ब्रेक नहीं होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा ब्रेक होगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल इस तरह करके उसकी शेप बनेगी। लेकिन जब आप आयनिक सॉलिड को ब्रेक करेंगे ना, एक साइड भी इस तरह साफ होगी, दूसरी साइड भी इस तरह साफ होगी। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें ना एक खास प्लेन होता है जहां से वो टूट सकते हैं, उस प्लेन के अलावा वो टूट नहीं सकते। अगर वो एक खास प्लेन पे टूटेंगे तो उसमें क्या है बेटा, ये जो साइडें बनेगी बिल्कुल प्लेन बनेगी, शफाफ बनेगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, व्हेन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आर ब्रोकन दे डू सो अलोंग डेफिनेट प्लेन, द प्लेन आर कॉल्ड द क्लीवेज प्लेन, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लीवेज प्लेन। एंड दे आर इंक्लाइंड टू वन एंड अदर, ये जो प्लेन होता है ये एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। मतलब इंक्लाइंड का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के ऊपर ना स्लाइड करता है एट अ पर्टिकुलर एंगल, एक खास एंगल पर, फॉर अ गिवन क्रिस्टलाइन सॉलिड। द वैल्यू ऑफ दिस एंगल वेरीज फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड, ये जो एंगल है ये डिफरेंट हो सकता है, एक सॉलिड में, दूसरे में और हो सकता है, तीसरे में और हो सकता है। रीजन, डिफरेंट सॉलिड का जो क्रिस्टल्स की शक्ल होती है, जो शेप होती है वो भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा, 1 2 1 2 1 2 या 2 1 2 1 2 1, ये उसके मैंने एटम्स को नॉमिनेट किया हुआ है। जब हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ना बेटा, वो या तो उसकी पहली लेयर यहाँ से स्लाइड करेगी और वो यहाँ से ब्रेक होगा, या दूसरी लेयर यहाँ से स्लाइड करेगी वो ब्रेक होगा, या यहाँ से स्लाइड करेगी और ब्रेक होगा। इसका मतलब या तो इसकी एक लेयर एक साइड पे आ जाएगी और तीन लेयर एक साइड पे आ जाएगी, या इसके बरक्स क्या होगा बेटा, दो लेयर एक साइड पे और दो लेयर एक साइड की। ये इसके बरक्स क्या होगा बेटा, तीन ऊपर वाली लेयर जो है, तीन ऊपर वाली लेयर जो है वो एक साइड पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये तीन लेयर, ये तीन लेयर आ जाएंगी बेटा, ये एक साइड पे और ये एक साइड पे आ जाएगी, इस तरह करके ब्रेक होगा। सेम देखे ना, जब हमने स्ट्रेस अप्लाई की, दो लेयर ने स्लाइड किया और ये दो लेयर उधर ही रह गई, तो ये ब्रेक कहां से हो बेटा, यहां से ब्रेक हो गया। अब देखे ना, एक प्लेन इस साइड पे बिल्कुल क्लियर बनेगा, एक प्लेन ऊपर से क्लियर बनेगा, जिस तरह ये रिपल्शन दिखाई गई है। ये रिपल्शन क्यों दिखाई गई है बेटा, ये कहता है जो आयनिक सॉलिड होते हैं ना, उसमें ये जो आयन्स बनते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बनते हैं आयनिक सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये पॉजिटिव, ये थोड़ा इसको रेड कर दूं, विजिबल हो जाएगा। ये बेटा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्लू वाले सारे हैं, ब्लू वाले वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं और बाकी सारे के सारे क्या है बेटा, नेगेटिव है। जैसे ही आप इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जब ये स्लाइड करेगा तो जरा देखें ना बेटा, ये बॉल्स कहाँ पे आ गई, ये जो नेगेटिव था, रेड बॉल थी, वो नेगेटिव के ऊपर आ गई, और जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव के ऊपर आ गई। तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो यहाँ पर रिपल्शन बनेगी और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। ये एक एग्जांपल दी गई है। तो मकसद ये है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक खास एंगल पे, खास प्लेन में ब्रेक होंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। सम ऑफ द क्रिस्टल्स शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन, कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, और कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करते हैं बेटा, एन आइसोट्रॉपिक का फिनोमेना शो करते हैं। मतलब एक डायरेक्शन में तो एक किस्म की प्रॉपर्टीज देंगी, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में दूसरी किस्म की प्रॉपर्टीज देंगी। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज एंड द फिनोमेना इज रेफर्ड टू एज एन आइसोट्रॉपी, और उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, एन आइसोट्रॉपी कहेंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन ग्रेफाइट। बेटा पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्यों है ग्रेफाइट, पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि इसमें हर कार्बन को देखे ना, ये सेंटर वाली कार्बन जिसको मैं रेड कर रहा हूं बेटा, इसके तीन बॉन्ड है। और हमने ये बात इन डिटेल देखी थी कि एक कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन 4 है और वो बॉन्ड 3 बना रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर कार्बन पे ना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, फ्री होगा। जब हर कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। अब बेटा यहाँ पर ये एनआइसोट्रॉपी कैसे शो करती है, जरा ये देखे ना बेटा, पैरेलल टू लेयर अगर मैं करंट पास करवाना चाहता हूँ, मीन लेयर में इस साइड से और इस साइड से ये वायर कनेक्ट करवा दूं, तो एटम के दरमियान डिस्टेंस मेंशन किया गया है, कितना है बेटा, 141.5 पिकोमीटर, क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है। डिस्टेंस कम है
तो एक इलेक्ट्रॉन का एक एटम से जंप लगा के दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे एटम, तीसरे से चौथे एटम, चौथे से पांचवें एटम तक जाना आसान है। तो पैरेलल टू लेयर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। लेकिन अगर मैं एंटी पैरेलल टू लेयर की बात करूं, बेटा अप से डाउन आऊं, ये अप से डाउन की मैं बात कर दूं, और मैं यहां पर इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना चाहूँ, तो बेटा ये देखिए ना, एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान ये वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज आपको नजर आ रही है बेटा, जिसको मैं रेड कर रहा हूँ। डिस्टेंस कितना है दो एटम के दरमियान? 340 पिकोमीटर। इसका मतलब ये है, अगर हम एंटी पैरेलल टू लेयर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को ना जंप लगा के इस दूसरी लेयर के कार्बन एटम तक आने के लिए काफी डिस्टेंस है, जो कि आना मुश्किल है। इस वजह से जब हम एंटी पैरेलल टू लेयर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का एक लेयर से जंप लगा के दूसरी लेयर तक आना पॉसिबल नहीं है। तो एंटी पैरेलल टू लेयर ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा, वो भी आपको पता होना चाहिए। वाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट while diamond not, या why graphite is a good conductor of electricity while diamond is not? तो इसकी रीजन क्या है बेटा? डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है। ग्रेफाइट के केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं बेटा? 3 बॉन्ड होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि अगर मैं डायमंड की बात करूं, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 0 फ्री इलेक्ट्रॉन, जो हम लिखेंगे नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ये 3 बातें बेटा आपने लिखनी है आंसर में बस। इस वजह से ग्रेफाइट जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरेलल टू लेयर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाता है, लेकिन डायमंड इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करवाता। बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है साइमेट्री। द रिपीटेशन ऑफ फेसेस, एंगल आर एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री। बेटा आपके पास एक क्यूब है ना, उस क्यूब को अगर आप 360 डिग्री रोटेट करेंगे, आपको एक फेस 4 दफा नजर आएगा। 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे क्यूब, बेटा उसकी विड्थ भी सेम होती है, लेंथ भी सेम होती है। तो विड्थ और लेंथ सेम होने की वजह से क्यूब की हर साइड क्या होती है बेटा? इक्वल साइज की होती है। तो उसमें चारों साइडें आपको सेम ही नजर आएंगी। अलॉन्ग इट्स एक्सिस इज कॉल्ड साइमेट्री। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? साइमेट्री कहते हैं। अब ये साइमेट्री डिफरेंट किस्म की हो सकती है। This is an important properties of crystals, and there are various type of symmetry element. Different किस्म की symmetry होती है found in crystal, like center of symmetry, plane of symmetry, and axis of symmetry. बेटे सेमिस्ट्री को समझने के लिए ना मैंने आपको 2 एग्जांपल दी है, और ये सारी एग्जांपल किसकी है बेटा? क्यूब की दी गई। अच्छा, पहला जो है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। कोई भी क्रिस्टल हो, क्यूबिक फॉर्म में हो, उसकी सेंटर ऑफ साइमेट्री कितनी होती है बेटा? सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। मीन एक ही सेंटर ऑफ साइमेट्री होगी, एक से ज्यादा सेंटर ऑफ साइमेट्री नहीं होती। बेटा सेंटर ऑफ साइमेट्री का मतलब क्या है? कि किसी भी क्रिस्टल के सेंटर में वो पॉइंट, जिस पॉइंट से आप जिस साइड का भी डिस्टेंस नोट करेंगे वो इक्वल होगा, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? सेंटर ऑफ साइमेट्री। मतलब इस पॉइंट से लेकर ना, इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये जो पी लिखा हुआ है बेटा, इस तक का डिस्टेंस, और इस पॉइंट से इस पी तक का डिस्टेंस सेम है। इस पॉइंट से इस डी तक का डिस्टेंस, और ऊपर ये जो डी लिखी हुई है उस तक का डिस्टेंस सेम है। इस पॉइंट से इस डी तक का डिस्टेंस और इस डी तक का डिस्टेंस क्या है बेटा? सेम है। हर साइड पे जिधर भी देखेंगे उधर इसका डिस्टेंस सेम होगा। तो किसी भी क्यूब की जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो एक होती है। बेटा अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं ना, एक क्यूब में 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है बेटा? आप एक क्यूब को कहां कहां से इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेटा ये देखे ना, अगर आप एक क्यूब को यहां से लेकर इस तरह की डिवीजन करते हैं, तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स बनते हैं। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। सेम बेटा यहां से इस तरह आप डिवाइड कर दें, एक क्यूब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कट कर दे, कट करने बेटा, या आपने इस प्लेन को इस तरह करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये बेटा, ये आपके पास क्या हो गया? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। या देखे ना, इस प्लेन को यहां से वो डिवाइड कर रहा है बेटा,
आप इस डायरेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं, इस प्लेन में भी, या आप इसको इस प्लेन में भी डिवाइड कर सकते हैं बेटा, यहां से आप क्यूब को डिवाइड कर दें। तो ये हम क्यूब की डिस्कस करें प्लेन ऑफ सिमेट्री। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है बेटा? 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ये क्यूब की मैंने 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई गई बेटा यहाँ पर। इस क्यूब को यहां से आप इस तरह करके भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई बेटा। इस क्यूब को यहां से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ये देखें, दो इक्वल पार्ट्स में। ये इस क्यूब को ना यहाँ से आप सेंटर से भी डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में। तो इसका मतलब किसी भी क्यूब की प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होती है बेटा। अगर मैं एग्जेस ऑफ सिमेट्री की बात करूँ ना, एक क्यूब में 13 एग्जेस ऑफ सिमेट्री होती है। इस बात को हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा। एग्जेस ऑफ सिमेट्री वैसे आपको मैं बता देता हूँ बेटा। ये आपके पास एक क्यूब है ना, जरा इसको देखना है आप लोगों ने। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आप एक लाइन ड्रा कर दें जो उसके सेंटर में से पास हो बेटा, अब इस लाइन के इर्द गिर्द अगर आप रोटेशन करवाते हैं तो क्यूब की ना बार बार फेस रिपीट हो। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? ये एक एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द क्यूब रोटेट होके सेम फेस रिपीट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। और एक जो क्यूब है उसमें से ऐसी कितनी लाइनें पास करवाई जा सकती है बेटा? 13 लाइनें। ये लाइन इस डायरेक्शन में पास करवाई जा सकती है बेटा, या ये लाइन इस डायरेक्शन में पास करवाई जा सकती है, या ये लाइन बेटा हम ना इस कोने से उस कोने तक भी पास करवा सकते हैं, या ये लाइन हम इस कोने से इस कोने तक भी पास करवा सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो कितनी लाइनें आप लगा सकते हैं बेटा? 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स। पहली बात यह है क्रिस्टल बनते कैसे हैं बेटा। हमने सेकंड चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस किया, जब किसी भी सोल्यूट के हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मॉडरेट कूलिंग करते हैं तो उसमें क्रिस्टल्स बनते हैं। और जिस शेप में क्रिस्टल बनेंगे ग्रो करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स कहेंगे। द शेप ऑफ क्रिस्टल्स इन विच इट यूजली ग्रो इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अ क्यूबिक क्रिस्टल्स ऑफ NaCl बिकम नीडल लाइक। बेटा वो जो क्रिस्टल्स है ना, फॉर एग्जांपल NaCl के क्रिस्टल क्यूबिक होते हैं। वो क्यूबिक कब बनेंगे? जब हमारे पास ये NaCl प्योर होगा। बेटा ये MCQs भी पूछे जाते हैं कि जब आपके पास ना 10% यूरिया ऐड कर दिया जाए NaCl में तो उसके क्रिस्टल्स एज एन इम्प्योरिटी, उसके क्रिस्टल्स क्या बनते हैं? नीडल लाइक क्रिस्टल्स बन जाते हैं। यहाँ पर बेटा हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स क्या है। जब आप किसी भी प्योर सब्सटेंस का हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के उसकी मॉडरेट कूलिंग करते हैं तो क्रिस्टल्स बनते हैं। बट अगर वो इम्प्योर हो जाए, जो भी आपके पास सॉलिड है वो प्योर फॉर्म में ना हो, फिर उसमें क्या है बेटा? वो जो क्रिस्टल है उनकी शेप भी चेंज हो जाती है। एग्जांपल दी गई है, NaCl की क्रिस्टल्स किसकी फॉर्म में होते हैं बेटा? क्यूब की फॉर्म में होते हैं। अगर NaCl प्योर होगा तो वो बनाएगा क्यूबिक क्रिस्टल्स। और अगर NaCl इम्प्योर होगा, जैसा कि उसमें 10% यूरिया ऐड कर दे, तो फिर उसकी क्यूबिक शेप नहीं बनेगी। क्या बनेगी बेटा? नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनेगी। इसका मतलब किसी भी चीज के क्रिस्टल बनाने के लिए उसका प्योर होना जरूरी है, तभी आप उसके वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। सेवंथ है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब है सेम, आइसो मीन सेम, और ये जो मार्फ होता है इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, ये शेप हम कह सकते हैं। आइसोमॉर्फ सेम शेप, इसका मतलब क्या है बेटा? हमारे पास ना कुछ ऐसे डिफरेंट कंपाउंड हैं जिनकी जो शेप है वो क्या होगी बेटा? सेम होगी। जिनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा बेटा? सेम होगा। आइसोमर्स इज द फिनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। सब्सटेंस डिफरेंट है लेकिन उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है बेटा? सेम है। दीज डिफरेंट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर। तो ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं ये क्या होंगे बेटा? आइसोमॉर्फ होंगे। बेटा एक पॉइंट नोट कर लें, जितने भी आइसोमॉर्फ हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होंगी। और वो जो आइसोमॉर्फ बने हैं, जो आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, उनके कंपाउंड में जो एटम है उनकी नेचर भी क्या होगी बेटा? डिफरेंट होगी। मीन नेचर ऑफ एटम भी डिफरेंट होगी जिनसे वो मिलकर बनेगी। फॉर एग्जांपल बेटा एक है हमारे पास NaNO3, इसमें सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर बेटा KNO3, क्वेश्चन ये है आइसोमॉर्फ का फिनोमेना शो कौन करते हैं? ऐसे कंपाउंड शो करेंगे, ऐसे क्रिस्टलाइन कंपाउंड शो करेंगे जिनमें एटॉमिक रेशो सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल NaNO3 में देखे ना,
NaNO3 में एक सोडियम, एक नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन। सेम अब अगर KNO3 में देखें, उसमें भी एक सोडियम, एक नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन होगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म ऐसे कंपाउंड शो करेंगे जिनमें एटॉमिक रेशो क्या होगी बेटा, सेम होगी। इन दोनों की जो शेप है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, वो कौन सी होगी बेटा, रेम्बो हेड्रल फॉर्म होगी। दूसरा देख बेटा, K2SO4 और K2CrO4, एटम की नेचर डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट केमिकल कंपाउंड है, डिफरेंट फिजिकल और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। सेम क्या है बेटा, इसमें भी दो पोटाशियम के एटम है, इसमें भी दो, इसमें एक सल्फर का एटम है, इसमें एक क्रोमियम का एटम है, इसमें चार ऑक्सीजन के एटम है, इसमें भी चार ऑक्सीजन के एटम है। तो रेशो देखें ना दोनों में, 2:1:4। इस बात का मतलब ये हो गया आइसोमॉर्फिज्म ऐसे कंपाउंड शो करेंगे जिनकी एटॉमिक रेशो क्या होगी बेटा, सेम होगी। ये आर्थोरम्बिक है बेटा। नीचे जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट डू लिखा हुआ है, डू का मतलब ऊपर वाली वही आर्थोरम्बिक शेप है, ये जो ऊपर पड़ी है बेटा। ये सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यूबिक है बेटा, दोनों की एटॉमिक रेशियो सेम है। कॉपर और सिल्वर क्यूबिक है, दोनों की एटॉमिक रेशियो 1:1 है। जिंक और कैडमियम हेक्सागोनल है, दोनों की एटॉमिक रेशियो 1:1 है। इसका मतलब ये हो गया कि आइसोमॉर्फिज्म ऐसे कंपाउंड शो करेंगे जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी, लेकिन एटॉमिक रेशियो क्या होगी बेटा, सेम होगी। नेक्स्ट है बेटा उसका अपोजिट, पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, आल्सो गिव एग्जांपल्स। क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म। बेटा पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमने डिस्कस कर लिए, वो है एन आइसोट्रोपी। व्हाट इज एन आइसोट्रोपी, आल्सो गिव एग्जांपल। पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। बेटा पोली का मतलब है मैनी, और मार्फ का मतलब है स्ट्रक्चर, ये शेप। अब मैनी शेप या मैनी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, अब की बार कंपाउंड एक होगा लेकिन उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो डिफरेंट होगी। Polymorphism is a phenomena in which a compound exists in more than one crystalline form। एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कंपाउंड ना एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट कंपाउंड which exists in more than one crystalline form is tailed a polymorphic। उसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, polymorphic कहते हैं। एंड दीज फॉर्म आर कॉल्ड पोलीमार्फ, और वो दोनों फॉर्म जो होंगी उसको हम क्या कहेंगे, पोलीमार्फ। एंड द फॉर्म आर कॉल्ड पोलीमार्फ ऑफ ईच अदर। इनकी बेटा जो फॉर्म होगी वो एक दूसरे की पोलीमार्फ कहलाएंगी, जैसे आइसोमार्फ कहलाती है। बेटा यहाँ पर नोट कर लें एक पॉइंट, ये ऐसे कंपाउंड होंगे जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हुई तो फिर कंपाउंड तो डिफरेंट ही ना हो, इसका मतलब एक ही कंपाउंड होगा। जैसा कि एग्जांपल है बेटा AgNO3। AgNO3 रोम्बोहेड्रल फॉर्म में भी पाया जाता है और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में भी पाया जाता है, ये दोनों फॉर्म में पाया जाता है बेटा। ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर की कंडीशंस क्या थी, हमने कम टेम्परेचर पे क्रिस्टल बनाए या ज्यादा टेम्परेचर पे क्रिस्टल बनाए। सेम कैल्शियम कार्बोनेट जो है ट्राइगोनल फॉर्म में भी पाया जाता है और ऑर्थोरम्बिक फॉर्म में भी पाया जाता है। एक ही कंपाउंड का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। एलोट्रॉपी बेटा, एलोट्रॉपी का आपको पहले ही पता है, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का जो फिनोमिना है ये एलिमेंट शो करते हैं, ये एलिमेंट के लिए बेटा। लेकिन जो पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमिना है वो कंपाउंड के लिए बेटा। पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी का कंसेप्ट सेम ही है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म कौन शो करते हैं बेटा, ये कंपाउंड शो करते हैं। तो कंपाउंड कौन सा फिनोमिना शो करते हैं बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म। अगर वही फिनोमिना कोई एलिमेंट शो करे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज एलोट्रॉपी, एंड दीज फॉर्म ऑफ द एलिमेंट आर कॉल्ड एलोट्रॉफ आर एलोट्रोपिक फॉर्म। उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपिक। बेटा सल्फर है, एलोट्रोपिक का फिनोमेना शो करता है, उसमें रोम्बोहेड्रिक रोम्बिक फॉर्म भी है और मोनोक्लिनिक फॉर्म भी है। कार्बन है, क्यूबिक है डायमंड की फॉर्म में, और हेक्सागोनल अभी हमने देखा है ग्रेफाइट की केस में। टिन
SN जिसको हम कहते हैं बेटा, ये ग्रे टिन भी है क्यूबिक, और व्हाइट टिन भी है टेट्रागोनल। बेटा ये जो मैंने कंपाउंड की बात की है, ये एलिमेंट की बात की है, ये दो ना डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज कर दें तो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। और वो टेम्परेचर जिस पर एक एलिमेंट की एक क्रिस्टलाइन फॉर्म को दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करवाया जाए, फॉर एग्जांपल सल्फर रोम्बिक है, इसको मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें टेम्परेचर को या तो कम करना होगा या ज्यादा करना होगा, और एक खास टेम्परेचर पे ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, व्हाट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर? ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है बेटा? सेम एक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोट्रोपी एंड पॉलीमॉर्फिज्म, है सेम। एलोट्रोपी का फिनोमेना, एलोट्रोपी जो है वो फिनोमेना जो है एलिमेंट शो करते हैं, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना कंपाउंड शो करते हैं। बेटा ग्रे टिन क्यूबिक है और व्हाइट टिन टेट्रागोनल है। अगर आपके पास टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो बिलो दिस टेम्परेचर ग्रे टिन एग्जिस्ट करेगी, एंड अबव दिस टेम्परेचर व्हाइट टिन एग्जिस्ट करेगी। 13.2 वो टेम्परेचर है जिस पर दोनों की दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी, मीन ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी। बेटा अगर मैं सल्फर की बात करूं, S8 रोम्बिक है और S8 मोनोक्लिनिक है। सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल है ना, वो 8 सल्फर के एटम पर। बेटा इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो क्या है? 95 डिग्री सेल्सियस। बेटा बिलो दिस टेम्परेचर, ये जो है ना, ये मैं कहता हूं कि 13.2 से नीचे जो टेम्परेचर होगा, बिलो होगा, वो ये फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी। और ये जो हाई टेम्परेचर होगा या अबव जिसको हम कह सकते हैं बेटा, उस पर ये वाली फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, अबाउट ट्रांजिशन टेम्परेचर, अबाउ ट्रांजिशन टेम्परेचर। बेटा सेम अगर मैं पोटाशियम नाइट्रेट की बात करूं, ये आर्थोरम्बिक है। कब तक? अगर टेम्परेचर 128 डिग्री से कम होगा। और अगर 128 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे क्रिस्टल बनाएंगे तो KNO3 कौन सी फॉर्म में बनेगा? रोम्बोहाइड्रल फॉर्म में बनेगा। बेटा सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट 10H2 डेकाहाइड्रेट, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। बेटा इसका टेम्परेचर कितना है? 32.38 डिग्री सेल्सियस। अगर 32.38 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म है बेटा, और ये इसकी एनहाइड्रस फॉर्म हो जाएगी। हाइड्रस फॉर्म और एनहाइड्रस फॉर्म की क्रिस्टलाइन फॉर्म भी क्या होगी बेटा? डेफिनेटली डिफरेंट होगी। बेटा सेम यहाँ पर ये फिर कहते हैं 32.38 डिग्री सेल्सियस, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, हायर हाइड्रेटेड फॉर्म, मीन इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। सोडियम कार्बोनेट हेप्टाहाइड्रेट, ये लोअर हाइड्रेटेड फॉर्म है जिसमें से 3 मॉलिक्यूल वाटर के निकाल दिए गए। बट ये ट्रांजिशन टेम्परेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, 5 प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विद एग्जांपल, ये क्वेश्चन पूछे गए। बेटा ये आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।